वेलकम बैक स्टूडेंट। क्लास 7th सब्जेक्ट साइंस चैप्टर नंबर 9 का आपका फर्स्ट पार्ट हो गया। ये सेकंड पार्ट है, ठीक है। तो सेकंड पार्ट स्टार्ट होता है हमारा रेस्पिरेशन इन एनिमल्स, जानवरों में श्वसन, ठीक है। रेस्पिरेशन बोलते हैं श्वसन को, सांस लेने की प्रक्रिया को। तो स्टडी करते हैं इसकी। डिफरेंट एनिमल हैव डिफरेंट रेस्पिरेटरी ऑर्गेन्स। विभिन्न जानवरों के श्वसन अंग अलग अलग होते हैं। ऑर्गेन्स कहते हैं अंग को। द मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन मे बी सिंपल इन सम ऑर्गेनिज्म एंड कॉम्प्लेक्स इन सम अदर्स। श्वसन कुछ जीवों में सरल हो सकता है और कुछ में जटिल, ठीक है। कुछ जीवों में तो सिंपल होता है, साधारण होता है, कुछ में कॉम्प्लेक्स होता है जिसको हम जटिल बोलते हैं, ठीक है। तो नंबर 1 आता है सेल सरफेस। सेल सरफेस, सेल जानते हो आप? सेल को हिंदी में बोलते हैं कोशिका। अब कोशिका क्या होती है? कोशिका होती है एक सेल। तो देखिए सेल होती है आपकी। सेल आर द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग बीइंग्स। सेल्स इज स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग बीइंग्स या लिविंग ऑर्गेन्स। यह जो सेल होती है किसी पार्ट की सबसे छोटी यूनिट सेल्स कहलाती है, ठीक है। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेन्स सम एज अमीबा एंड पैरामीशियम रेस्पायर देयर थ्रू देयर बॉडी सरफेस। यूनिसेलुलर यानी कि एक कोशिकीय, यूनिसेलुलर कहते हैं एक कोशिकीय, और मल्टी सेलुलर होती है बहुकोशिकीय। तो यूनि मीन्स एक, यूनि का मतलब होता है एक, ठीक है। इसका मतलब होगा एक, सेलुलर कोशिकीय, तो एक कोशिकीय ऑर्गेन्स सच है जैसे एक कोशिकीय जो होते हैं वो होते हैं अमीबा, पैरामीशियम। ये क्या होते हैं? केवल एक कोशिका से ही बने हुए होते हैं। ये एक कोशिका से ही बने हुए होते हैं। अमीबा और पैरामीशियम इतने छोटे होते हैं कि हमें अपनी आंखों से दिखाई नहीं देते। इनको देखने के लिए हमें सूक्ष्मदर्शी या माइक्रोस्कोप का हमें यूज करना होता है, ठीक है। तो अमीबा और पैरामीशियम ये एक कोशिकीय होते हैं। तो एक कोशिका हमारी इतनी छोटी होती है कि हमें आंखों से आसानी से दिखाई नहीं देती है, ठीक है। जैसे कि आपको इस सिंपल लैंग्वेज में समझाएं कि हमारी स्किन का कोई भी एक भाग हम इतना तोड़ें उसको कि अंत में एक स्थिति उसकी ये आ जाए कि वह टूटे ना और सबसे छोटा हो जाए और हमें दिखाई भी ना दे, तो हम उसी को एक सेल बोलेंगे, ठीक है। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेन्स सच एज ए अमीबा एंड पैरामीशियम रेस्पायर थ्रू देयर बॉडी सरफेस। तो अमीबा और पैरामीशियम एक कोशिकीय जीव हैं, अपने शरीर के सतह से श्वसन करते हैं। ये है पैरामीशियम। ये क्या करता है कि ये एक कोशिकीय है और इसकी ना कोई नाक होती है, ना कोई कान होता है, ना कोई हाथ होता है, ना कोई इसका पैर होता है, कुछ नहीं होता, केवल इसी तरीके का होता है। और ये किससे? अपनी जो स्किन होती है उसी से सांस लेता है, ठीक है, थ्रू बॉडी सरफेस। ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड मूव इन एंड आउट ऑफ द सेल बॉडी सिंपली बाय डिफ्यूजन थ्रू द सेल सरफेस। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड कोशिका की सतह से कोशिका के शरीर में अंदर जाते हैं और बाहर जाते हैं। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड इसकी जो सतह है, जो इसकी स्किन है, उसी से अंदर जाते हैं और उसी से बाहर निकलते हैं, ठीक है। सम ऑफ द मल्टी सेलुलर, अभी तक हम बात कर रहे थे एक सेल यूनिसेलुलर, अब आता है मल्टी सेलुलर। मल्टी सेलुलर मीन्स होता है बहुकोशिकीय, ठीक है। ये था एक कोशिकीय, अब हो गया बहुकोशिकीय। तो जैसे कि हमारी ये उंगली है, ये उंगली क्या है कि
बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बनी हुई है। ठीक है, इस उंगली में जो बनने के लिए जो पार्ट हैं वो बहुत सारी कोशिकाओं से मिले हुए बनते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, एक कोशिका है। अब आते हैं हम मल्टी सेलुलर यानी कि बहुत सारी कोशिकाओं के लिए। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेन्स लाइक द अर्थवर्म एंड द लीच आल्सो रेस्पायर थ्रू देयर स्किन। अर्थवर्म कहते हैं केंचुआ। केंचुआ आपने देखा होगा, केंचुआ जो बरसात के दिनों में जमीन से निकलता है। ठीक है, अर्थवर्म। एंड लीच, लीच बोलते हैं जोंक। जोंक शायद आपने नहीं देखी हो। ठीक है, जोंक जो होती है वो जानवरों को खून पीती है, जानवरों पर चिपक जाती है तो इनका खून पीती है। ठीक है, तो सम ऑफ द मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक द अर्थवर्म एंड द लीच आल्सो रेस्पायर थ्रू देयर स्किन। और केंचुआ और जोंक भी एक सेलुलर तो करते ही करते हैं बॉडी से, और ये केंचुआ और जोंक भी ये मल्टी सेलुलर बहुत कोशिकाओं में आते हैं। ये भी अपने खाल के माध्यम से या स्किन के द्वारा ही सांस लेते हैं। ठीक है, अब आता है नंबर वी, एयर होल्स। एयर होल्स मीन्स हवादार छिद्र। ठीक है, छेद, होल्स कहते हैं छेद को, सुराग। ठीक है, तो सम इंसेक्ट लाइक कॉकरोच एंड ग्रासहॉपर हैव देयर होल्स और स्पाइरकल्स। तो कुछ कीड़े जैसे तिलचट्टे और टिड्डे के शरीर पर हवा के छेद या छोटे छींटे मौजूद होती हैं। कॉकरोच जानते हो, ग्रासहॉपर मीन्स होता है टिड्डा। ठीक है, टिड्डा जो ये है, देखा होगा आपने, हरे पेड़ पौधों पर रहता है, उन्हीं की पत्तियों को खाता है और खोखला कर देता है। ठीक है, सम इंसेक्ट लाइक कॉकरोच एंड ग्रासहॉपर। तो कुछ कीड़े जैसे कॉकरोच और टिड्डा में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, इनके शरीर पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं। एयर एंटर्स एंड लीव्स द बॉडी थ्रू दीज स्पाइरकल्स। इन छोटे छोटे छिद्रों से ही हवा अंदर जाती है और बाहर आती है। इट इज द ट्रांसपोर्टेड to each part of their bodies through a network of respiratory tubes are called the trachea। ठीक है, तो वायु इन छिद्रों के माध्यम से अंदर जाती है और बाहर होती है। ठीक है, वायु इन रिपीट्स, वायु ये जो छिद्र होते हैं इन्हीं से अंदर प्रवेश करती है और छोड़ती है। इसे श्वास नलिका या एक जाल के माध्यम से उनके प्रति शरीर में पहुंचाया जाता है। इट ट्रांसफर टू ईच पार्ट ऑफ बॉडी, एक ट्रांसपोर्टेड, एक सांस के द्वारा या नली के द्वारा अंदर तक पहुंचाया जाता है, श्वसन अंग तक। और जिसे ट्रैकिया कहा जाता है, पहुंचाया जाता है, जहां तक ये सांस पहुंचती है उसको क्या कहते हैं, ट्रैकिया। ठीक है, दीज ट्रैकिया आर further divided into fine branches called। इन ट्रैकियाओं को आगे बुलाया जाता है, ठीक, और भागों में विभाजित किया जाता है। नेक्स्ट पेज आगे है ट्रेकियोल्स। तो दीज ट्रैकिया आर फर्दर, इन ट्रैकियाओं को आगे बढ़ाया जाता है और यही आगे बढ़ करके ट्रेकियोल्स हो जाती है, ट्रेकियोल्स बन जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा आगे, दिस इज कॉल्ड द ट्रैकियल सिस्टम। इसी सिस्टम को ट्रैकियल सिस्टम कहते हैं। ठीक है, एयर क्या हुआ, अंदर गई, स्किन के माध्यम से अंदर गई, अंदर जाने के बाद जो अंग हैं जो रेस्पिरेटरी के, वो उस एयर को ट्रैकिया तक ले जाते हैं। ट्रैकिया आगे बढ़ती है तो आगे बढ़ करके ट्रैकियोल्स बन जाती है और इसी सिस्टम को ट्रैकियोल सिस्टम कहते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन is diffused into body cells through tracheoles and carbon dioxide is collected from the lungs। ऑक्सीजन इसी माध्यम से, इसी ट्रेकियल सिस्टम के माध्यम से अंदर तक जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड कलेक्ट करके बाहर आती है। नंबर सी है आपका गिल्स। गिल्स देखिए एक प्रकार के ये भी छिद्र होते हैं, जो मछली में दे रखे हैं, ये हैं गिल्स। ये किसमें, मछली में पाए जाते हैं। ठीक,
ये गिल्स लिखा हुआ है और गिल्स यहाँ पर होता है मछली का, ठीक है, जिससे ये मछली सांस लेती है। इसलिए भी अपनी नाक से सांस नहीं लेती है, गिल्स से सांस लेती है, ठीक है। गिल्स आर स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर फॉर द रेस्पिरेशन इन फिश। गिल्स भी एक स्पेशल कैरेक्टर है मछली का, जो मछली में पाया जाता है। दे आर मेड ऑफ न्यूमरस थिन फिलामेंट्स एंड आर रिच इन ब्लड कैपिलरीज। तो दे आर मेड ऑफ, ये कई पतली तंतुओं से बने होते हैं। थिन मीन्स होती है पतली, फिलामेंट मीन्स होता है तंतुओं से बने होते हैं। ब्लड कैपिलरीज में ये कई तंतुओं से मिलकर बने होते हैं। व्हेन वाटर फ्लो ओवर द गिल्स, जब गिल्स के ऊपर से वाटर गुजरता है, ऑक्सीजन डिजॉल्व इन इट डिफ्यूज टू ब्लड ऑफ दीज कैपिलरीज, तभी ये वाटर में मौजूद ऑक्सीजन को ब्लड कैपिलरीज ले लेती है, ठीक है। उसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड जब पानी गलफड़ों पर बहता है, गिल्स मीन्स होता है गलफड़े पर बहता है, तो उसी में घुली ऑक्सीजन इन कोशिकाओं के रक्त में फैल जाती है, ठीक है। इन द सन वे कार्बन डाइऑक्साइड इज डिफ्यूज्ड आउट टू द वाटर थ्रू गिल्स। उसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड को गलफड़ों के माध्यम से पानी में फैलाया जाता है, ठीक है। तो ये गिल्स के ऊपर से जब पानी गुजरता है तो पानी में मौजूद ऑक्सीजन को अवशोषित कर लेती है, ठीक है। कौन? ब्लड कैपिलरीज, ठीक है, अवशोषित कर लेती है, फिर उसी में से ये बाहर निकाल देती है कार्बन डाइऑक्साइड को, ठीक है। अब डी आता है लंग्स। लंग्स मीन्स होता है फेफड़े, ठीक। तो मैमल्स एंड बर्ड्स हैव लंग्स फॉर ब्रीथिंग। तो मैमल्स मीन्स होते हैं स्तनधारी, ठीक है। स्तनधारी और पक्षियों में सांस लेने के लिए फेफड़े होते हैं, ठीक है। एम्फीबियंस सच एज फ्रॉग्स एंड टोड्स हैव ए डुअल मोड ऑफ ब्रीथिंग। उभयचर जैसे मेढक, एम्फीबियंस मीन्स होता है उभयचर, जैसे मेढक, और टोड सांस लेने की एक दोहरी विधा होती है। इसका मीन्स है कि उभयचरों में जैसे कि मेढक और टोड्स सांस लेने की एक दोहरी विधि रखते हैं। इफ फ्रॉग ब्रीथ थ्रू इट्स स्किन व्हेन अंडर द वाटर एंड थ्रू लंग्स व्हेन ऑन द लैंड्स। जब मेढक पानी में होता है तो अपनी स्किन से सांस लेता है, और जब जमीन पर होता है तो अपने फेफड़ों से सांस लेता है, लंग्स से, ठीक है। अर्थवॉर्म आल्सो ब्रीथ थ्रू द स्किन। अर्थवॉर्म ये है केंचुआ और ये है आपका मेढक। केंचुआ आपने अर्थवॉर्म कहते हैं, देखा होगा मिट्टी में बरसात के दिनों में बाहर निकलता है, ठीक है, बहुत सारी संख्या में निकलता है। तो अर्थवॉर्म आल्सो ब्रीथ थ्रू द स्किन। तो केंचुआ जो होता है वो भी अपनी स्किन से सांस लेता है। फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेज कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन द स्किन मस्ट बी मॉइस्ट। तो गैसों ये कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के आदान प्रदान के लिए त्वचा को नम होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। अब देखिए पौधों में श्वसन कैसे होता है, रेस्पिरेशन पौधों में कैसे होता है। तो लाइक ह्यूमंस एंड एनिमल्स प्लांट आल्सो कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। जानवरों और मनुष्यों की तरह ही पौधे भी श्वसन तंत्र को लेते हैं और बाहर निकालते हैं। तो प्लांट आल्सो इनहेल ऑक्सीजन रिच एयर एंड रिलीज एयर रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। तो प्लांट भी प्लांट्स भी ऑक्सीजन में से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो प्लांट रेस्पायर थ्रू स्मॉल पोर्स
कॉल्ड स्टोमेटा। तो प्लांट्स में रंध्र नामक छोटे छिद्रों के माध्यम से पौधे श्वसन करते हैं, ठीक है। स्टोमेटा को हिंदी में कहते हैं रंध्र साइंस में, ठीक है। तो स्टोमेटा के माध्यम से ही पौधे सांस लेते हैं और छोड़ते हैं। तो स्टोमेटा आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स। तो स्टोमेटा जो होता है पौधों की पत्तियों पर उपस्थित होता है। स्टोमेटा कहाँ होता है? पौधों की पत्तियों पर, ठीक है। स्टोमेटा ऑलो गैसियस एक्सचेंज थ्रू देम। स्टोमेटा के माध्यम से गैस का आदान प्रदान होता है, ठीक है। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा इज regulated by a pair of guard cells together called stomatal apparatus। स्टोमेटा के उद्घाटन या समापन को गार्ड कोशिकाओं की एक जोड़ी द्वारा नियंत्रण किया जाता है। साथ में स्टोमेटल उपकरण भी कहा जाता है। गार्ड कोशिकाएं एक दिन के दौरान आसन्न कोशिकाओं से पानी लेती हैं और त्रिगुंड बन जाती हैं, ठीक है। तो ये क्या है? स्टोमेटा और गैसियस एक्सचेंज थ्रू देम। स्टोमेटा गैस का आदान प्रदान करता है। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा इज रेगुलेटेड बाय पेयर ऑफ गार्ड सेल्स टुगेदर कॉल्ड स्टोमेटियल अपार्टस। तो स्टोमेटा खुलते हैं और बंद होते हैं पेयर ऑफ गार्ड सेल्स, जो सेल्स की जो सुरक्षा करते हैं उनसे स्टोमेटा खुलता है और बंद होता है। टुगेदर कॉल्ड इज स्टोमेटल पैरेटल, और इन गार्ड को स्टोमेटल अपार्टस कहते हैं, ठीक है। गार्ड सेल्स टेक वाटर फ्रॉम द एडजेसेंट सेल्स ड्यूरिंग डे टाइम एंड बिकम टरगार्ड, ठीक है। तो गार्ड सेल्स जो होती हैं, सेल्स मैंने आपको बता चुका हूं कि सेल्स सबसे छोटी यूनिट होती है जो क्रियात्मक और रचनात्मक होती है, ठीक है। फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ सेल्स, ठीक है। यूनिट ऑफ पार्ट, तो पार्ट की जो संरचनात्मक और क्रियात्मक जो सबसे छोटी इकाई होती है उसी को हम सेल्स कहते हैं। तो यहाँ सेल्स का जो कार्य है वो वाटर को लेती हैं दिन में, ठीक है, दिन में वाटर को लेती हैं। दिस रिजल्ट इन ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा, और यह रिजल्ट स्टोमेटा को देती हैं। एट नाइट, और रात में द गार्ड सेल्स लॉस ऑफ वाटर एंड बिकम फ्लेसिड एंड स्टोमेटा गेट क्लोज्ड। रात में यह वाटर का लॉस करती हैं और ये रात को बंद हो जाती हैं, लॉस करने के बाद बंद हो जाती हैं। thus अतः दे रेगुलेट द अमाउंट ऑफ गैसेज एंटरिंग एंड लीविंग द लीव्स। तो ये लगातार बहुत बड़ी संख्या में गैस का आदान प्रदान करती हैं। लिविंग द लीव्स से गैस को छोड़ती भी हैं और लेती भी हैं। कहने का मीन्स है कि रात में जो गार्ड कोशिकाएं होती हैं वो पानी को निकालती हैं, इसलिए वह रात को बंद हो जाती हैं। इस प्रकार वे पत्तियों में प्रवेश करने और छोड़ने वाली गैसों की मात्रा को आदान प्रदान करती हैं। नेक्स्ट पेज देखिए, इस पेज पर आपको स्टोमेटा दिखाया गया है। ये पूरी एक लीव्स है, ठीक है, ये लीव्स का पार्ट है। लीव्स में ही स्टोमेटा दिखाए हैं। स्टोमेटा ओपन, तो ये स्टोमेटा है, ये अभी खुले हुआ है, ये वाला खुला हुआ भाग है। स्टोमेटा क्लोज्ड, और ये बंद भाग है स्टोमेटा का, ठीक है। तो जब स्टोमेटा खुलता है तो गैस लेता है और बंद होता है, तो खुलने और बंद होने पर ये गैस का आदान प्रदान करता है, ठीक है। और रात को ये इस तरीके से बंद हो जाते हैं। अब आता है प्लांट हैव ए वेरी लो रेट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेज एज कंपेयर टू एनिमल्स। एनिमल की अपेक्षा प्लांट जो होते हैं बहुत कम गैस का आदान प्रदान करते हैं। जैसे जानवर हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में सांस को, ऑक्सीजन को लेते हैं और छोड़ते हैं, लेकिन प्लांट्स क्या है, बहुत कम मात्रा में लेते हैं और छोड़ते हैं। तो plant cells also undergo cellular respiration, but the energy produced in it is very low in comparison to energy production in animal। और एनिमल की अपेक्षा एनर्जी भी कम लेते हैं और कम ही उत्पन्न करते हैं, ठीक है। अब आता है टाइप्स ऑफ रेस्पायरेशन। तो रेस्पायरेशन के प्रकार, ठीक है। रेस्पायरेशन इन टू टाइप्स,
रेस्पायरेशन दो प्रकार का होता है, उसमें पढ़ चुके हैं। नंबर 1 एरोबिक रेस्पायरेशन, नंबर 2 एनाएरोबिक रेस्पायरेशन। नंबर 1 aerobic respiration involve the breakdown of glucose in the presence of oxygen to release energy. aerobic respiration में ग्लूकोज सम्मिलित होता है और टूटता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की उपस्थिति में, और रिलीज करती है ऊर्जा। तो एरोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज जो होता है शामिल होता है ऑक्सीजन को से एनर्जी में बदलने में। तो ग्लूकोज देखिए क्रिया होगी कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी, ये तीनों से क्या बनता है ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी तीनों चीज होती है। तो द अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस्ड इज लार्ज, एनर्जी को बहुत अधिक मात्रा में उत्पन्न करता है। दिस टाइप ऑफ रेस्पिरेशन इज फाउंड मोस्टली इन मल्टी सेलुलर एंड सम यूनिसेलुलर ऑर्गन्स। इस प्रकार का श्वसन या रेस्पिरेशन पाया जाता है एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय दोनों में। ठीक है, अब आता है एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। एनाएरोबिक रेस्पिरेशन इन्वॉल्व द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। और इसमें क्या होता है कि इसमें ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज होता है, टूटता है। तो इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ग्लूकोज ऑक्सीजन उपस्थित नहीं है यहाँ पर, एल्कोहल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी। ठीक है, तो ए स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज प्रोड्यूस इन इट। इसमें क्या होता है बहुत कम मात्रा में एनर्जी उत्पन्न होती है। इसमें एरोबिक रेस्पिरेशन में बहुत अधिक मात्रा में एनर्जी उत्पन्न हो रही थी और इसमें बहुत कम मात्रा में। तो कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस अलोंग विद द एल्कोहल। एनाएरोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन यीस्ट एंड बैक्टीरिया, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है एल्कोहल एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में, जो ईस्ट और बैक्टीरिया में उत्पन्न होती है। ईस्ट और बैक्टीरिया ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म सूक्ष्मदर्शी जीव हैं। ठीक है, तो ईस्ट कहते हैं खमीर, ये मोस्टली आपको मैदा और उसमें खमीर होता है। ठीक है, तो उसी को कहते हैं। तो ये होता है अवायवीय श्वसन खमीर और बैक्टीरिया में होता है। कभी कभी जोरदार गतिविधियों के दौरान हमारी मांसपेशियों से अधिक ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए थोड़े समय में मात्रा अधिक ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। ठीक है, ये आगे वाली लाइन का है अर्थ। समटाइम्स ड्यूरिंग वाइगोरस एक्टिविटीज our muscles require a large amount of oxygen in a short time in order to get more energy, but we do not get sufficient oxygen so quickly. ठीक है, तो इसका मतलब है हमारी मांसपेशियों को अधिक ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, हमारी मांसपेशियों को अधिक ऊर्जा प्राप्त करने के लिए थोड़े समय में बड़ी मात्रा में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। ठीक है, इन दिस कंडीशन, इस कंडीशन में या इस रूप में, ठीक है, या इस स्थिति में अवर मसल्स स्टार्ट रेस्पायरिंग एंड अनएरोबिकली विच प्रोड्यूस लैक्टिक एसिड। तो हमारी मांसपेशियां या इस स्थिति में हमारी मांसपेशियां एनारोबिक रूप से प्रतिक्रिया करने लगती हैं। ठीक है, दिस लैक्टिक एसिड एमुलेटेड इन द, तो लैक्टिक एसिड, यह एक लैक्टिक एसिड है जो दूध में पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल। ठीक है, लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेटेड इन द मसल्स एंड वी सफर फ्रॉम मस्कुलर क्रम्स। यह लैक्टिक एसिड मांसपेशियों में जमा हो जाता है और हम मांसपेशियों में ऐंठन से पीड़ित होते हैं। ये लैक्टिक एसिड जब निकलता है तो ये मांसपेशियों में जम जाता है, इसलिए अधिक मात्रा में दूध का पीना भी अच्छा नहीं होता। ठीक है, लैक्टिक एसिड एमुलेटेड इन द मसल्स एंड सफर द फ्रॉम मस्कुलर क्रॉम्स, और ये मस्कुलर क्रॉम्स की तरह जम जाता है और हमें ऐंठन से पीड़ित कर देता है। जैसे कहते हैं ना हमारी ऐंठ सी हो रही है, हमारी मांसपेशियां दर्द कर रही हैं, तो उस तरीके का ये उत्पन्न कर देता है। तो मैसेजिंग और हॉट वाटर बाथ टू अफेक्टेड एरिया गिव्स रिलीफ फ्रॉम
cramps because both of these increase circulation of blood in the affected part. तो प्रभावित एरिया पर मालिश या गर्म पानी से स्नान करने से ऐंठन से राहत मिलती है। जब दर्द होता है तो मसेजिंग एंड और हॉट वाटर, मसाज मतलब मलना, और हॉट वाटर बाथ, गर्म पानी से नहाने से इस एरिया में थोड़ा आराम मिलता है। ठीक है, आराम मिलता है इससे। अब आता है आपका दिस ब्रेक्स डाउन द लैक्टिक एसिड completely into carbon dioxide and water and relieves us। तो यह लैक्टिक एसिड को पूरी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में तोड़ देता है और हमें राहत देता है। ठीक है, तो ये था आपका रेस्पिरेशन का चैप्टर, जो ये फिनिश हो गया आपका, इसकी स्टडी कंप्लीट हो गई। अब आपको एक्सरसाइज जल्दी आपको भेज दी जाएगी, और साथ ही साथ अपनी साइंस की जो नोटबुक है उसमें ये कंप्लीट करते चलें। ठीक है, जिससे कि एग्जाम टाइम पर कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके स्टूडेंट।